अच्छा जी, मार्केट फेलियर को तो हम समझ गए और केस स्टडी भी आप लोगों ने देख लिया पीछे, ठीक है ना। अब मार्केट ऑप्टिमम क्या होगी कि कोई फेलियर हो ही ना, वो ये होगा कि भाई आपकी जो भी टोटल सोशल कॉस्ट है वो बराबर हो सोशल बेनिफिट्स के। ये भी नुकसानदेह। सोशल कॉस्ट से मुराद क्या है? सोशल कॉस्ट से मुराद है प्राइवेट कॉस्ट और एक्सटर्नल कॉस्ट। सोशल बेनिफिट, प्राइवेट बेनिफिट्स, एक्सटर्नल बेनिफिट्स। सोशल कॉस्ट और सोशल बेनिफिट्स का अगर मैं ब्रेकअप लूँ कि एक पहले प्राइवेट को, ज़्यादातर लोग प्राइवेट को देखते हैं क्योंकि वो बड़ी एक्सप्लिसिट सी होती है, कैलकुलेट भी कर सकते हैं इजीली प्राइवेट कॉस्ट। मिसाल के तौर पे आप ने अपने प्रिंटर की कार्ट्रिज रिफिल करवाई जाके, तो आपको कितने की कार्ट्रिज रिफिल कराना पड़ी? लेट सपोज आपको 5000 की वो कार्ट्रिज पड़ी, ठीक है, तो दैट इज योर प्राइवेट कॉस्ट। उस कार्ट्रिज रिफिल होने में या फिर उससे जितने सारे प्रिंट्स निकले उस कार्ट्रिज रिफिल होने के बाद, लेट सपोज, ठीक है ना, वो भी आपने वो कर दी कि लेट सपोज इस से तकरीबन 5000 पेपर्स भी प्रिंट हो गए, लेट सपोज, ठीक है ना। तो ये 5000 पेपर्स प्रिंट हुए, तो 5000 पेपर्स की पर पेपर अगर आपको 2 रुपये का पड़ रहा है तो 10,000 रुपये पेपर की, तो 15,000 रुपये आपको 10,000 पेपर प्रिंट करने की कॉस्ट लेट सपोज पड़ती, सही। तो दैट्स अ प्राइवेट कॉस्ट। बट इन्वायरमेंट की भी तो एक अपनी कॉस्ट है। वो पेपर इतना सारा इस्तेमाल हुआ है, आपके प्रिंटर ने हीट इमिट की है, कार्बन इमिशन कहते हैं जिसे, सही ना। लेफ्ट ओवर इंक जो भी है वो डिस्पोज ऑफ हुई, तो उससे जो है ना क्या कहते हैं, एक बहुत ही माइनर सा पोल्यूशन के अंदर कह लीजिए आप, कुछ वेस्टेज हुआ तो कचरा हुआ ना। तो एक्सटर्नल कॉस्ट है एनवायरनमेंट की, सही है। पेपर गंदा हुआ, पेपर जितना ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो मतलब उतने ज़्यादा आपकी रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रही है, उतना ज़्यादा आपकी डिफॉरेस्टेशन हो रही है, उतनी ज़्यादा आपकी, अब तो खैर पेपर बहुत किस्म की बाय प्रोडक्ट से भी बनता है, लेकिन वही बाय प्रोडक्ट्स कुछ और बनाने के काम आ सकती थी, वो नहीं बनाए, लेट सपोज कुछ भी, तो एक्सटर्नल कॉस्ट हो सकता है उसकी कुछ हो, लेकिन उसको हम कैलकुलेट कैसे करें? मुश्किल है कैलकुलेट करना, ठीक है ना। तो अज्यूम ही की जा सकती है किसी ना किसी तरह से। इसी तरीके से प्राइवेट बेनिफिट्स उसके क्या है? जब वो बुक इस्तेमाल हुई, वो जो किताब छापी गई, उसको इस्तेमाल किया गया, उसके ज़रिए पढ़ा गया, तो उससे पढ़ने का प्राइवेट बेनिफिट्स बहुत सूरतों में वो पढ़ा लिखा इंसान खुद बन गया क्योंकि उसके लिए मेरिट गुड है। बट नॉट ओनली दैट, उसके तवस्सुत से एक फैमिली पढ़ी लिखी हो सकती है और बहुत से लोग, तो एक्सटर्नल बेनिफिट्स भी है। तो बंदे को प्राइवेट बेनिफिट भी है, एजुकेट हो गया, और एक्सटर्नल बेनिफिट्स भी है। लेकिन एजुकेट होने को इन नंबर्स क्या लिखेंगे, मुश्किल है लिखना, और खुद को कितना बेनिफिट मिला उसको इन नंबर्स लिखना मुश्किल है। तो सोसाइटी को कितना बेनिफिट मिल रहा है वो तो रेंज ही आउट, मतलब वो तो कर ही नहीं, लेकिन इसको फिर भी तस्वुर के तौर पे कोई ना कोई नंबर देते हैं, कोशिश करते हैं। प्राइवेट बेनिफिट ये था कि आपने उस बुक से पढ़ा तो टीचर से नहीं पढ़ा, तो उस बुक से जो तालीम हासिल की वरना वो टीचर से जाके करनी पड़ती, तो वो जो टीचर्स की फीस थी वो बच गई। लेट सपोज पता चला टीचर्स से जरा वो कोर्स तकरीबन 20,000 रुपये में ख़त्म होता, तो प्राइवेट बेनिफिट 20,000 तक वाला मिल गया आपको उस किताब से, 15,000 की प्राइवेट कॉस्ट गई उस पर, तो बेनिफिट आपको ज़्यादा मिला किताब के ज़रिए। वरना टीचर से पढ़ते तो खुद अपने नोट्स प्रोवाइड करता, आपको किताब नहीं छापनी पड़ती, जो एनीथिंग लाइक दैट। और भाई ये किताब आप इसलिए प्रिंट करो, आपके पास कॉपी राइट्स हैं, हाँ, ये पायरेसी मत करना। ये छोटी छोटी चीज़ें ना आपके दौर के आने वाले दौर में और ज़्यादा एप्लीकेबल है, तो इसलिए बताता रहता हूँ। एक्सटर्नल बेनिफिट्स तो फिर भी कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है कि आपके पढ़े लिखे होने से आपके ख़ानदान पे, आपकी सोसाइटी पे क्या फ़र्क पड़ सकता है, कितनों का फ़र्क पड़ सकता है। पढ़ता चला जाए, हो सकता है आप पढ़े लिखे हो, आपके बच्चे उसकी वजह से पढ़ लिख लिए, जिसकी वजह से और बहुत से लोग पढ़ लिख लिए, तो कंटिन्यूइंग इफेक्ट है, ठीक है। वी डोंट नो, बट स्टिल इनको भी फार फेच्ड तरीके से किसी ना किसी तरह से जो है ना आप कोई नंबर देने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर आपके इन्वायरमेंट को डिग्रेड किया आपने, तो इतना पेपर इस्तेमाल हुआ है कि लेट सपोज उसके लिए जो लेट सपोज एक पौधे का नुकसान हो गया, इतना पेपर इस्तेमाल हो गया, आप यूँ समझो, ठीक है ना। तो एक प्लांट की कॉस्ट, एक प्लांटेशन की कॉस्ट मिसाल तरह 500 रुपये तक का एक जो है ना वो एक प्लांट तबाह हो गया, और इन्वायरमेंट के अंदर थोड़ी गंदगी पहले क्योंकि हमने पेपर यूज़ किया, फिर उसको वेस्ट किया, इंक वेस्ट हुई, लेफ्ट ओवर इंक, क्योंकि कार्ट्रिज जब रिफिल कराई तो पुरानी इंक जो थोड़ी बहुत रह गई थी वो वेस्ट हुई, तो उस वेस्टेज के जो टोटल आपके वेस्टेज को डिस्पोज ऑफ करने के पैसे होते हैं ना, जो जमादार और इन लोग को जाते हैं, तो उसके पैसों को अगर डिवाइड करें तमाम कचरे में, तो इस कचरे को उठाने का जितना पैसा बना वो लेट्स सपोज 10 रुपये तक का बना, तो 510 आपकी एक्सटर्नल कॉस्ट जो एनवायरमेंट के ऊपर आई। लेकिन दैट्स नॉट इट, आपकी मशीनरी ने कार्बन इमिशन किया,
ठीक है, उससे भी इन्वायरमेंट थोड़ा सा कुछ डिग्रेड हुआ, उसको भी कोई नंबर देने की बड़ी फार फेस्ट कोशिश कर सकते हैं, ठीक है ना, कि पूरे साल पूरे मुल्क के अंदर जितने ज़्यादा हेल्थ कॉस्ट हुई है टोटल, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हेल्थ कॉस्ट है, उसके अंदर आप भी एक कंट्रीब्यूटर बने बहुत माइनर से, तो पूरे साल मिसाल के तौर पे अरबों रुपए की कोई प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हुई है, उसमें से आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटीज से 15,000 रुपये तक की थी, ठीक है ना, उस प्रोडक्शन एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी कार्बन इमिशन हुआ होगा वो अरबों में से 15,000 डिवाइड बाय वो, मिसाल के तौर पे अगर किसी मुल्क के अंदर अगर 1000 अरब की प्रोडक्शन एक्टिविटी हुई है तो आपका उसमें से 15,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन है खाली, 15,000 डिवाइड बाय 1000 अरब, अरब ये होता है, ठीक है ना, कितना लोअर फ्रैक्शन आया। फिर पूरे साल हेल्थ कॉस्ट पूरे एनवायरनमेंट की, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से जो हेल्थ के ऊपर पूरे मुल्क के अंदर स्पेंडिंग हुई है, मिसाल के तौर पे वो 10 अरब की थी, तो 10 अरब मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइडेड बाय 10, तो कितना छोटा पॉइंट्स में नंबर आएगा कि उतने से आपने एनवायरनमेंट को डिग्रेड किया। वो लेट्स सपोज होगा 0.0015, लेट्स सपोज, ऐसे भी छोटा, इतने रुपए से आपने एनवायरनमेंट को डिग्रेड किया। समझ रहे, बहुत फार फेस्ट लेके आने की कोशिश करते हैं, बट अगेन इट्स थियोरेटिकल टू ट्राई टू जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड कि किस तरह से हम इसको सोच सकते हैं। इसको थ्योरी रखना, नंबर्स में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं तो फार फेस्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ बाहर। तो अगर ऐसा हो सकता कि हम दोनों चीज़ों को लिख सकते होते तो फिर हमें पता चलता कि किसी भी चीज़ के सोशल कॉस्ट और सोशल बेनिफिट्स क्या है। नंबर 1, अभी हम अज्यूम करते हैं कि लेट सपोज हम ये पता कर सकते होते तो फिर हम सोसाइटी के अंदर कौन से प्रोडक्शन मतलब कौन से प्रोडक्शन डिसीजंस पे जाते हैं जिसके अंदर इट्स इक्वल, सोशल कॉस्ट ग्रेटर ना हो जाए सोशल बेनिफिट से। बज़ाहिर आपकी प्राइवेट कॉस्ट 15,000 है लेकिन 20,000 का आपको बेनिफिट मिला, सिर्फ इसको देखते ना आप कहते हैं हाँ यार करो इस प्रोडक्शन एक्टिविटी को, बेनिफिट ज़्यादा है, सही, लेकिन हो सकता है कि आपकी कुछ एक्सटर्नल कॉस्ट भी हो, एक्सटर्नल कॉस्ट हो सकता है 10,000 एक्सटर्नल कॉस्ट भी हो इस प्रोडक्शन एक्टिविटी का, तो 25,000 सोशल कॉस्ट है और 20,000 प्राइवेट बेनिफिट है, और सोशल बेनिफिट लेट सपोज एक्सटर्नल बेनिफिट 0 था, तो 20,000 सोशल बेनिफिट बना टोटल, जबकि प्राइवेट और एक्सटर्नल कॉस्ट में लाके सोशल पूरी सोसाइटी की कॉस्ट बनी 25,000, तो कॉस्ट ज़्यादा है बेनिफिट की बने, तो इसमें तो आप कहोगे ये तो बेकार है, ये तो नुकसानदेह कि बेयर हम ज़्यादा कर रहे हैं बेनिफिट इंजॉय करने से, जितने का बेनिफिट इंजॉय कर रहे हैं उससे ज़्यादा बेयर कर रहे हैं, तो दैट्स नॉट द राइट डिसीजन टू मेक, राइट। अच्छा, अगर ये केस यूँ होता कि 25,000 है ना, 25 तो 25,000 है, लेकिन एक्सटर्नल बेनिफिट्स भी हैं, क्योंकि आप पढ़े लिख रहे हो तो इससे सोसाइटी को एक परपेचुअल बेनिफिट है, कंटिन्यूस बेनिफिट है, जिसको एक नंबर दे देता है, मिसाल के तौर पे 10,000 रुपये तक का बेनिफिट, तो आप कहते हैं अब इस केस में बेनिफिट ज़्यादा है 30,000 का, ठीक है ना, तो कॉस्ट इज लेस देन बेनिफिट, सोशल कॉस्ट इज लेस देन बेनिफिट, क्योंकि बेनिफिट ज़्यादा है। इस केस इसको क्यों हम जो है ना मार्केट फेलियर कहेंगे। पिछला वाला तो मार्केट फेलियर समझ में आता है कि कॉस्ट ज़्यादा बेयर कर रहे हैं, रिसोर्सेज हमने ऐसे एलोकेट की कि जिसमें हम बर्दाश्त ज़्यादा कर रहे हैं इंजॉय करने की बनस्बत, तो वो तो समझ में आता है कि मार्केट फेलियर है, लेकिन यहाँ पर तो इंजॉय ज़्यादा हो रहा है बर्दाश्त जितना कर रहे हैं उसकी बनस्बत, ठीक है ना, वो जो वॉट एवर द कॉस्ट इज, जो कॉस्ट बर्डन है हमारे सर पे और बेनिफिट्स को एंजॉय करना के दरम्यान जो कंपैरिजन है, तो बेनिफिट्स आर मोर देन द कॉस्ट। ये मार्केट फेलियर क्यों है, ये कंफ्यूज कर सकता है कभी, लेकिन इस डेप्थ पे सोचना नहीं, उससे फिर भी ये बेहतर पोजीशन है, पिछली वाली पोजीशन जिसमें कॉस्ट ज़्यादा थी, ठीक है, पहली बात तो उससे फिर भी बेहतर पोजीशन है, लेकिन स्टिल इट्स अ मार्केट फेलियर बिकॉज देयर आर 5,000 के मोर बेनिफिट्स हैं जिसके एवज देयर इज नो पेमेंट। ये बेनिफिट जिनको मिल रहे हैं वो इन बेनिफिट्स के लिए पे ऑफ नहीं कर रहे हैं, फ्री राइड कर रहे हैं इन बेनिफिट्स को, समझ आ रही है। तो वो जो बेनिफिट्स को फ्रीली इंजॉय कर रहे हैं, तो ये जो बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं दे विल नो मोर, दे विल बी लाइक कि यार इन बेनिफिट्स को हम कहीं और प्रोवाइड करते उसके बदले एवज हमें कुछ मिल जाता, तो कहते हैं ना मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, हम उनको बेनिफिट्स दे रहे हैं जिनसे हमें कुछ मिल नहीं रहा, सही है। तो मिस एलो, क्योंकि अगर ये बेनिफिट के बदले किसी ने कोई कॉस्ट बेयर की होती तो इक्वल हो चुका होता ना, लेकिन जिनको बेनिफिट मिल रहा है कॉस्ट कोई बेयर नहीं कर रहा है अगर उस बेनिफिट को हासिल करने के लिए, तो ये मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज से बेहतर ये नहीं है कि सोसाइटी के जिस हिस्से को जो बेनिफिट मिल रहा है उसके बदले उससे रिटर्न कुछ मिल रहा हो, समझ आई। सो दैट इज स्टिल अ मिस एलोकेशन के बेनिफिट का कोई एक ऐसा हिस्सा जो कि अब मैं 30,000 कर देता हूँ वापस,
30,000 इज मोर देन 25,000 ना, तो ये जो एक्स्ट्रा बेनिफिट का हिस्सा है जो कि सोशल कॉस्ट से तजावुज कर रहा है, वो भी एक मार्केट फेलियर है, क्योंकि आपकी रिसोर्स कुछ ऐसा एलोकेट हुई है कि बेनिफिट जिनको प्रोवाइड किया जा रहा है उनकी तरफ से कोई रिटर्न में इकोनॉमिक एक्टिविटी मौजूद नहीं है. सो देयर इज नॉट एक्सचेंज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. सही, तो दिस इज मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. द करेक्ट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज वुड हैव बीन कि यहां से रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज गैदर करके अगर आपको कुछ ऑफर कर रहे हैं तो आपकी तरफ से कुछ ऑफर बैक हो रहा हो. ठीक है, दैट इज हाउ थिंग्स वर्क. चलो, तो मार्केट फेलियर ये भी है. मार्केट फेलियर कब नहीं होता? जब सोशल कॉस्ट वुड हैव बीन इक्वल टू सोशल बेनिफिट. तो 25-25 हज़ार होते हैं कि आपको आपके एक्सटर्नल बेनिफिट्स भी, आपकी प्राइवेट बेनिफिट एक्सटर्नल बेनिफिट मिला के 25,000 है, जबकि प्राइवेट कॉस्ट एक्सटर्नल कॉस्ट मिला के भी 25,000 है. ठीक है, तो ये आपका सोशली ऑप्टिमम आउटपुट भी कहलाता है. ठीक है, ये देयर इज नो पॉइंट ऑफ मार्केट फेलियर हियर, बट सच सिचुएशंस कैन नॉट बी मेजर्ड. एक तो पता नहीं कौन सा सोशली ऑप्टिमम पॉइंट होता होगा, नेवर नो. ठीक है, बल्कि अगर हम बात करें ना एक ऐसे एनवायरनमेंट की, मार्केट फेलियर की डेफिनेशन के अंदर अगर देखा जाए जन्नत, तो उसमें भी सोशल बेनिफिट्स आर मोर देन सोशल कॉस्ट. क्यों? क्योंकि बेनिफिट ज्यादा है कॉस्ट की बनस्बत. किसी को कोई कॉस्ट ही बेयर नहीं करनी और बेनिफिट ही बेनिफिट है. बेनिफिट बहुत है एंड कॉस्ट का नामो निशान नहीं है, किसी को कुछ बेयर ही नहीं करना. तो दुनिया की नजर से वो भी एक मार्केट फेलियर है कि बेनिफिट ही बेनिफिट है लेकिन उसके बदले में कोई कॉस्ट बेयर ही नहीं कर रहा. लेकिन वो मार्केट फेलियर दुनिया की नजर से इसलिए कि दुनिया हर चीज को लिमिटेड रिसोर्सेज के तहत देखती है कि रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगी, तो जिसको भी मिल रही है उसके बदले वो कुछ बेयर तो करे, वो इन रिटर्न भी तो कुछ दे, तब जाके वो ऑप्टिमम है, इक्वेट करता है, तब जाके मार्केट फेलियर नहीं है. ठीक है, तो अगर कोई ऐसा इन्वायरमेंट जन्नत का भी अज्यूम करो दुनिया की नजर से, तो वो भी एक मार्केट फेलियर है. लेकिन जन्नत के एनवायरनमेंट को जन्नत की नजर से देखें तो जन्नत में लिमिटेड रिसोर्सेज का चक्कर ही नहीं है, कोई तसव्वुर ही नहीं है ना लिमिटेड रिसोर्सेज का. इनफाइनाइट रिसोर्सेज, तो उसमें ये टॉपिक ही खत्म हो जाता है मार्केट फेलियर का, कि जहां इनफाइनाइट रिसोर्सेज हो वहां तो मिस एलोकेशन का मसला ही कोई नहीं. मिस एलोकेट कर भी दोगे तो रिसोर्सेज खत्म थोड़ी होगी. मिस एलोकेट का मसला तब है जब भाई लिमिटेड रिसोर्सेज है. डू द बेस्ट आउट ऑफ दोस रिसोर्सेज. इफ यू आर नॉट डूइंग द बेस्ट आउट ऑफ दोस रिसोर्सेज, then there can be a better allocation, and because you are not going towards the better allocation, you are on a lesser good allocation of resources option पे गए हो, तो there is a market failure कि इससे बेहतर हो सकता था, इन resources का limited थी ये resources. आपने ऑप्शन A select किया, इसका ऑप्शन B ज़्यादा beneficial हो सकता था, आपने लेकिन A select किया, लेकिन अब B बना नहीं सकते. दिस इज वाई लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से हमें ये टॉपिक खुलता है कि यार मार्केट फेलियर जो है मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो सकती है मार्केट के अंदर. क्लियर हो गई ये बातें सारी. दो सवाल पूछे गए. एक आपने पूछा कि मतलब सोशल बेनिफिट अगर ज़्यादा है और सोशल कॉस्ट कम है तो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद इट, कि अगर एक इंसान बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है किसी को और वो उसके बदले पे ऑफ नहीं कर रहा, तो जो कोई दूसरा पे ऑफ नहीं कर रहा उसको कॉस्ट कम होगी, लेकिन जो बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है उसको क्या प्रॉब्लम है, वो फिर भी ऐसी इकोनॉमी में कि उसको कहीं ना कहीं से बेनिफिट मिलता रहा है. बट द पॉइंट इज इसको तुम उस एंगल में मत सोचो. लेट्स कीप इट टू द बेसिक्स. पहले बिल्कुल बेसिक्स पे आ जाओ कि आप अगर मुफ्त में पढ़ाना शुरू हो जाओ, किसी को मुफ्त में हेल्थ केयर सर्विसेज देना शुरू हो जाओ, चलो आप 4-5 दोस्तों ने मिलके मुफ्त में कोई एक एनजीओ या कुछ भी खोला, अपने ही तय तुमने सारी कॉस्ट खुद बेयर की और मुफ्त में सर्विसेज देना शुरू हो गए. ठीक है, लेकिन वो जो सर्विसेज दिए ना, जो आपने कॉस्ट बेयर की उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है. जो आपने कॉस्ट पे बेयर की टोटल सर्विसेज को देने की वो पर डे 10,000 रुपीज की थी, लेकिन उससे पर डे 30,000 रुपीज तक के इलाज कर पा रहे हो. तो वो जो एक्स्ट्रा 20,000 है जो बेनिफिट वाली साइड है, बेनिफिट्स इतने क्रिएट कर पा रहे हो जबकि कॉस्ट सिर्फ आप बेयर कर रहे हो. सिर्फ प्राइवेट टोटल सोशल कॉस्ट में सिर्फ आपकी कॉस्ट है जो 10,000 बेयर कर रहे हो और सोसाइटी को 30,000 तक के बेनिफिट्स दे पा रहे हो, लेट्स सपोज. तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रॉब्लम यह है कि आपको इस बेनिफिट के बदले एवज नहीं मिल रहा कुछ. इसके बाद एक और ऑप्शन आता है आपके सामने कि जो पे फॉर करने के लिए भी राजी हैं, जो इन बेनिफिट्स के बदले पैसा देने के लिए भी राजी हैं, ठीक है, तो वो 20,000 रुपए बेयर करेंगे, सही ना. तो वो मजीद जो है ना, ये 10,000 जो आपकी जेब से जा रहा था अब उनकी जेब से नहीं जा रहा, अब आपकी जेब से कुछ नहीं जा रहा, सिर्फ उनकी जेब से 30,000 जा रहा है, सही है. और
इस 30,000 के अंदर वो 30,000 तक का ही बेनिफिट हासिल कर पा रहे हैं, मे बी उससे ज्यादा का बेनिफिट सोसाइटी में हासिल हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि आपको ये 30,000 तक का तो उनको इलाज मिल गया, उनका बेनिफिट हो गया, प्लस ये 30,000 का आपको भी बेनिफिट हुआ, ये तो 60,000 हो गया। लेकिन ये जो 30,000 का आपको बेनिफिट हुआ, आपने अपना टाइम भी लगाया 30,000 तक का, तो 60K तक का बेनिफिट हो गया, ऑप्टिमम है। अगर ऐसा ना होता डिसबैलेंस होता, पिछली मिसाल पे आ जाता है, डिसबैलेंस होता किसी किस्म का, तो प्रॉब्लम ये थी आप कब तक करते काम? आप कहते हैं यार मेरा घर कौन चलाएगा, और आप कहते हैं व्हाई नॉट गिव दीज सर्विसेज टू दोज हु आर नीडी प्लस हु आर रेडी टू पे। राइट नाउ वी आर गिविंग दीज सर्विसेज टू दोज हु आर जस्ट नीडी बट नॉट रेडी टू पे फॉर इट। व्हाई नॉट गिव दीज सर्विसेज टू देम जो नीडी और पे भी कर सकते हैं इसके लिए। Why is this a better solution than that? ये इसलिए बेटर सॉल्यूशन है, उनको सर्विसेज देके उनसे पैसा लेके फिर वो पैसा किसी और डॉक्टर को हायर करके दूसरों का इलाज भी करा सकते हैं, अगर हमें सेल्फ कॉन्शियस ही होना है तो। सही है ना? सो स्टिल द बेटर ऑप्शन इन द लॉन्ग रन वुड नॉट बी दिस कि जिसके बदले पे बैक कुछ नहीं मिल रहा, बल्कि ज्यादा बेहतर वो होता कि सोसाइटी जो कॉस्ट बेयर कर रही है उतना ही बेनिफिट ले। दैट वुड हैव बीन द ऑप्टिमल पोजीशन। ठीक है, थोड़ा बहुत भी समझ में आ जाए गुड इनफ है, बिल्कुल नंबर टू नंबर नहीं चल सकते इसके अंदर। अच्छा, फिर जो दूसरा सवाल आपने किया वो क्या था? कह रहा है गवर्नमेंट अगर कोई प्रोजेक्ट करे तो उसमें सोशल बेनिफिट यूजुअली ज्यादा होता है। हाँ, गवर्नमेंट के ज्यादातर प्रोजेक्ट्स में क्या होता है? सोशल बेनिफिट ही है। गवर्नमेंट ने जो कॉस्ट बेयर की वो की, लेकिन उससे बहुत ज्यादा सोशल बेनिफिट प्रोवाइड कर सकती है। गवर्नमेंट ने अगर एजुकेशन का कोई वो इनिशिएटिव लिया तो उसके गवर्नमेंट को कॉस्ट होगी, टीचर्स को हायर करना, क्लासरूम्स बनाना वगैरह वगैरह, लेकिन सोसाइटी उसमें बहुत सारे बच्चे बैठ के तालीम हासिल पता नहीं कितना ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं, तो उसमें आप कह रहे हो सोशल बेनिफिट ज्यादा होंगे जब गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट करती है। बिल्कुल, लेकिन वो जो बेनिफिट्स एक्सीड कर रहे हैं ना, तो अब तुम सोचो सेक्टर बाय सेक्टर गवर्नमेंट आई क्यों? गवर्नमेंट एजुकेट करने इसलिए आई ताकि एक्चुअली एक दूसरा सेक्टर था, कॉर्पोरेट सेक्टर या बिजनेस, वो जब चल रहे, वो जब काम कर रहे थे तो वो सिर्फ अपनी प्राइवेट कॉस्ट और प्राइवेट बेनिफिट को देखते थे, प्रॉफिट्स देखते थे। तो उनका सोसाइटी पे अगर कोई नेगेटिव एक्सटर्नल इंपैक्ट था ना, तो वो उसको पे फॉर नहीं करते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? उन पर टैक्सेस लगाना शुरू कर दिए, उनसे टैक्स के जरिए जो पैसे कलेक्ट किए और वो कलेक्टेड पैसों से लोगों को एजुकेट किया। तो एक तरफ एक कॉर्पोरेट सेक्टर या बिजनेस सेक्टर है जो कि सोसाइटी के ऊपर बोझ डाल रहा है, वहां पर सोशल कॉस्ट ज्यादा है, जबकि उनको से प्राइवेट बेनिफिट मिल रहा है, तो सोशल बेनिफिट कम है। अगर पूरे बिगर पिक्चर देखें, सोशल कॉस्ट ज्यादा है, सोशल बेनिफिट कम है। तो दूसरी तरफ इसीलिए गवर्नमेंट इंटरवीन करती है कि इस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, कि थोड़ा ऑप्टिमम स्टेज की तरफ मजीद जाने के लिए, क्या कि उनसे कुछ हिस्सा टैक्स का कलेक्ट करके, प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा टैक्स की सूरत में कलेक्ट करके री इन्वेस्ट करते हैं सोसाइटी को किसी दूसरे डायमेंशन के अंदर बेनिफिट देने से, थोड़ा बहुत न्यूट्रलाइज हो जाता है इससे। क्लियर है मामला? तो यस, गवर्नमेंट जब कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं वहां सोशल बेनिफिट ज्यादा होता है, तो दूसरी तरफ गवर्नमेंट कहां से वो सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं? टैक्स से, और टैक्स जिनसे ले रही है वो कॉर्पोरेट सेक्टर है, और कॉर्पोरेट सेक्टर वो सेक्टर है कि जहां से यूजुअली सोशल कॉस्ट ज्यादा होती है। ठीक है, कॉजेस ऑफ मार्केट फेलियर, वजूहात क्या है मार्केट फेलियर की? मार्केट फेलियर की वजूहात आपसे, एक तो बेसिक मार्केट फेलियर होता क्या? मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, जिसकी वजह से मार्केट्स जो है इनएफिशिएंटली परफॉर्म करती हैं। सही है? वजूहात क्या है? किन वजूहात से ये आपको कौन सी चीजें जिसकी वजह से आपके मिस एलोकेशन साबित हो सकते हैं? नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, कि ऐसी प्रोडक्शन होना जिसका एनवायरनमेंट को नुकसान है, तो ये एक मार्केट फेलियर की वजह बनता है ना। एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचना ऐसा मार्केट फेलियर। सही है? वो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रहा हो, आप वही रिसोर्सेज कहीं और एलोकेट कर सकते थे जिससे शायद एनवायरनमेंट को इतना नुकसान ना पहुंचता। ठीक है, और कोई गुड्स एंड सर्विसेज भी प्रोड्यूस हो जाते। बहरहाल, तो जब सोशल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्सीड्स द प्राइवेट कॉस्ट, आपकी जो सोशल कॉस्ट है मिसाल के तौर पे 1000 है, आपको लग रहा था कि हमारी सिर्फ प्राइवेट कॉस्ट है, लेकिन अगर आपकी प्राइवेट कॉस्ट 400 है और सोशल कॉस्ट 1000 है, इसका मतलब यकीनन एक एक्सटर्नल कॉस्ट भी है। आप सिर्फ प्राइवेट कॉस्ट सोच रहे थे, लेकिन जब आपकी सोशल कॉस्ट प्राइवेट कॉस्ट से ऊपर हो जाए तो इसका मतलब जो इजाफी हिस्सा है वो क्या है? नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, या इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल कॉस्ट। ठीक है ना? तो जब आपकी सोशल कॉस्ट प्राइवेट कॉस्ट से ज्यादा हो तो वो एक्सटर्नल कॉस्ट की सूरत बनता है, और एक्सटर्नल कॉस्ट की वजह से क्या होता है? एक सोसाइटी बेयर करती है। ठीक है ना? जब सोसाइटी को बेयर करना पड़ रहा है, उसके बाद उसको बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो दैट्स अ मार्केट फेलियर। ठीक है? अ केमिकल प्लांट रिलीजेस पॉल्यूटेंट्स इनटू अ रिवर,
कॉजिंग हेल्थ हैजर्ड्स एंड एनवायरमेंटल डैमेज। तो सोसाइटी बेयर कर रही है फजूल में, कमा कोई और कॉर्पोरेट सेक्टर रहा है प्रॉफिट्स, सोसाइटी फजूल में बेयर कर रही है। अब जब सोसाइटी बेयर कर रही है, जब ये मार्केट फेलियर आ गया तो फिर गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, जो कमा रहे हैं उससे टैक्स कलेक्ट करके इनको थोड़ा सा बेनिफिट दे देती है, इनके लिए हॉस्पिटल वगैरह खोल देती है, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करती है। लेकिन मार्केट फेलियर फिलहाल अभी तक तो है जब तक गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं की, और गवर्नमेंट इंटरवेंशन के बाद भी मार्केट फेलियर जीरो नहीं हो जाता। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज का भी चक्कर। अच्छा, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज वो होती हैं जहां व्हेन देयर आर एक्सटर्नल बेनिफिट्स एट द कॉस्ट ऑफ प्राइवेट, एट द कॉस्ट ऑफ प्राइवेट बेनिफिट ना भी होता है, एट द कॉस्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर होना चाहिए था वहां। तो जब एक्सटर्नल बेनिफिट्स मिल रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर को कॉस्ट बेयर करनी पड़ी उसके लिए, ठीक है ना, ये प्राइवेट सेक्टर को नहीं, एट द कॉस्ट ऑफ, एट द प्राइवेट कॉस्ट कर दो, ठीक है ना। प्राइवेट कॉस्ट इनकर हो रही है किसी प्रोजेक्ट के अंदर, जैसे कि डॉक्टर्स अपनी जेब से पैसा लगा रहे हैं, लेकिन उससे मरीज का तो इलाज हो ही रहा है, साथ में एक हेल्थियर सोसाइटी कायम हो रही है, ठीक है। अब ये जो सारे बेनिफिट्स पहुंच रहे हैं ये बड़े अच्छे हैं, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज है। या फिर आपने अपने घर के इर्द गिर्द बागात बना दिए बहुत सारे, तो उससे क्या हुआ, आपकी प्राइवेट कॉस्ट के ऊपर पूरी सोसाइटी इंजॉय कर रही है, बट बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग पेड फॉर इट यू विल नॉट डू इट। अगर आप ऐसे करते तो ये होता, लेकिन आप कह जेब से जा रहे हैं, इसमें आ थोड़ी रहा कुछ, तो बेनिफिट सबको मिल जाए। मैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस करके बेनिफिट पहुंचाऊं, लेकिन उसके मतलब मुझे पे ऑफ ना करे, तो आप कहोगे इससे बेहतर मैं ऐसी जगह ना लगाऊं अपनी एफर्ट्स, टाइम एंड एफर्ट्स के, क्योंकि मेरा लिमिटेड टाइम है भाई, मेरी रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो मैं अपने एफओपीज ऐसी जगह ना लगाऊं जिसके एवज मुझे कुछ मिले भी, तभी जाके इक्वेट होता ना। मैं तो ऐसी जगह लग रहा हूं जिसमें बेनिफिट्स बहुत है, लेकिन उसके बदले मुझे जो पे ऑफ मिल रहा है या तो बहुत ही कम है या मुझे पे ऑफ ही नहीं मिल रहा, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज जो है वो भी मार्केट फेलियर की वजह बनते हैं। अच्छा, एक ये भी वजह है पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज जो कि जिनको पे ऑफ नहीं, जो प्रोवाइड कर रहे हैं ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज कि जिसके बदले लोगों को बेनिफिट पहुंच रहा है, लेकिन उतना ही वो पे बैक नहीं कर रहे उसके बदले, तो फिर लोग वो चीज़ें बनाना शुरू कर देते हैं उसकी बनिस्बत कि जिसमें उनको पे बैक अच्छा मिल रहा हो, चाहे वो डीमेरिट गुड्स ही क्यों ना हो। सही है, नाउ रीड इट। व्हेन देयर आर एक्सटर्नल बेनिफिट्स एट द कॉस्ट ऑफ प्राइवेट बेनिफिट्स, या एट द प्राइवेट कॉस्ट, इसको काट देना बेनिफिट्स को, रिजल्टिंग इन अंडर प्रोडक्शन ऑफ सोशली बेनिफिशियल गुड्स। जब एक्सटर्नल बेनिफिट्स प्रोवाइड हो रहे हो और एक इंसान की जेब से लग रहा हो, A company planting trees will benefit the surrounding community। अब ये इसके बेनिफिट्स है ना, लेकिन कंपनी फजूल में थोड़ी प्लांट करती रहेगी ट्रीज, वो जेब से जा रहा है कंपनी के पैसा। कंपनी ज्यादा अपने बेनिफिट चाह रही तो अपनी इर्द गिर्द बस अच्छा जो है ना व्यू बना देगी कि कंपनी का अच्छा एनवायरमेंट हो जाए, दैट्स इट। वो फार एंड वाइड तक नहीं लगाएगी, क्योंकि वो करेगी भी तो लोगों को इससे बड़ा फायदा है। लोग क्या पे बैक कर रहे हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि एक बंदा, एक गली के अंदर एक बंदा चाहता है कि यार गली मेरी क्लीन हो, वो सफाई कराना चाहता है, और फिर वो घर घर से पैसे लेने की कोशिश करता है, सब दे तो ये गली क्लीन हो। लेकिन कुछ लोग अगर ना दें तो कहेगा यार क्लीन तो सबके लिए हो रही है, तो मैं फिर क्यों करूं, उनको भी इसका बेनिफिट है, वाई नॉट दे पेइंग फॉर दैट। या वो सिक्योरिटी सिस्टम लगाना चाहते हैं वहां पर, कहता सभी सिक्योर होंगे, तो एक गली के अंदर 10 घर है मिसाल तौर पे, उसमें से 4 घर कहता हम नहीं देंगे, लेकिन फायदा तो उनको वो होना ही है ना, फ्री राइडर तो बनेंगे, फायदा तो मिलेगा ही उनको। लेकिन अगर वो पे ऑफ नहीं कर रहे तो हो सकता है वो जना अपने डिसीजन से रिवर्स हो जाए कि यार इनको फायदा हो रहा है, पे नहीं कर रहे तो चलो हम करते ही नहीं है। लेकिन कुछ होते हैं कि जो उसके बावजूद करते हैं कि ठीक है यार, इवन इफ दे आर नॉट पेइंग फॉर इट, इवन इफ देयर इज नॉट कॉस्ट फॉर इट, लेट्स जस्ट प्रोवाइड देम बेनिफिट, तो बेनिफिट ज्यादा। लेकिन दिस इज अ मार्केट फेलियर कंडीशन,
ठीक है। सो अगर एक कंपनी भी ज्यादा ट्रीज लगा रही है पूरे नेबरहुड को, पूरी आसपास की लोकेलिटी को, वेसिनिटी को, के लाइफ स्टैंडर्ड को, हेल्थ स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव करने के लिए, तो क्यों करेगी? इट्स बीइंग गुड, इट्स बीइंग सोशली रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, ओनली फॉर दैट इट्स डूइंग। और हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं वहां पर एक सेक्टर जो कि बिजनेस सेक्टर है, वो उसकी तरफ से सोशल कॉस्ट इज ग्रेटर देन सोशल बेनिफिट्स। तो उसको कैंसिल ऑफ करने वाले कौन कौन हो सकते हैं? गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकती है। गवर्नमेंट क्या करती है? कर सकती है ये काम। इसके अलावा और कौन कर सकते हैं? CSR, मतलब कॉर्पोरेट्स कर सकते हैं, सो बीइंग सोशली रिस्पॉन्सिबल के एक पॉइंट पे कॉर्पोरेट्स जो हैं वो कॉस्ट, मतलब उनकी वजह से इन्वायरमेंट और वो सब कुछ जो है ना कॉस्ट ज़्यादा बेयर कर रहा है, तो दूसरी तरफ वो फिर फायदा भी पहुंचा रहे हैं, ठीक है ना, न्यूट्रलाइज करने के लिए। बहरहाल पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, फिर भी जो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज वाले गुड्स एंड सर्विसेज हैं, दे आर टेंड टू बी अंडर प्रोड्यूस्ड, जितने होने चाहिए उससे कम। और एक्सटर्नल नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज वाले दे आर टेंड टू बी प्रोड्यूस्ड फर्दर। अगर ये दोनों बराबर हो रहे होते हैं ना प्रोड्यूस, तो गवर्नमेंट को आना ही नहीं पड़ता बीच में, तो न्यूट्रलाइज हो जाता। गवर्नमेंट घुसती इसलिए कि यार ये अंडर प्रोड्यूस चल रहे हैं, तो इसको ओवर प्रोड्यूस करने के लिए, सही है ना, ताकि वो जो ओवर प्रोड्यूस नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज वाले गुड्स हैं उनका जो इंपैक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो सके। अच्छा, अंडर प्रोडक्शन ऑफ मेरिट गुड्स, मेरिट्स और डीमेरिट गुड, देखो नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज वाले गुड्स एंड सर्विसेज का मैंने कहा था प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा देखना है इसको, कि जिनकी प्रोडक्शन से नेगेटिव जो है ना असरात पड़ता है सोसाइटीज तक। और मेरिट और डीमेरिट गुड्स जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं उनके खुद पे कंजम्पशन पे उनको क्या असर पड़ता है। अच्छा, उन पे खुद पे जो असर पड़ता है उसका भी नेगेटिव असर फिर एनवायरमेंट को पड़ता है। मिसाल के तौर पे अगर एक इंसान है जो कि अनहेल्दी है, ठीक है ना, या अनहेल्दी चीजें कंज्यूम करता है, तो डीमेरिट गुड कंज्यूम करता है, या तो अनहेल्दी चीजें कंज्यूम करता है मतलब डीमेरिट गुड कंज्यूम करता है। दूसरे एंगल से ये भी देख सकते हैं कि हेल्दी चीजें कम कंज्यूम करता है मतलब मेरिट गुड्स कम कंज्यूम करता है। दोनों में इंपैक्ट क्या है? दोनों से इफेक्ट क्या होगा? वो बंदा बीमार पड़ सकता है। जब वो बंदा बीमार पड़ेगा तो वर्कफोर्स से एक बंदा एब्सेंट होना शुरू हो जाएगा। उसके एब्सेंटिज्म की वजह से क्या होगा? इकोनॉमिक आउटपुट गिर जाएगा। समझ आई? तो एक बंदा जो खुद काम करके अपना अर्न कर सकता होता, वो बीमार घर पे बैठ गया, अब उसके बदले किसी एक को डबल काम करना पड़ेगा कि इसको भी चला सके। तो एक बेचारे को ज्यादा काम कर जाना पड़ रहा है कि इसको भी बेनिफिट मिले, सही है। और ये बीमार क्यों हुआ? क्योंकि डीमेरिट गुड्स कंज्यूम कर रहा था। अगर डीमेरिट गुड्स कंज्यूम ही नहीं करता तो फिर एक बैलेंस क्रिएट रहता, सही है। बट बिकॉज ऑफ कंजम्पशन ऑफ डीमेरिट गुड्स मार्केट फेलियर हैपेंड, या बिकॉज ऑफ अंडर कंजम्पशन ऑफ मेरिट गुड्स मार्केट फेलियर हैपेंस। क्लियर है? पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगी बातें। इनएबिलिटी टू प्रोवाइड प्योर पब्लिक गुड्स, ठीक है, ये भी एक तरह का मार्केट फेलियर हो सकता है कि हमें ये पता है, ये शुरू की 4 अजम्पशंस का हमें पता है कि नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज वाले गुड्स ओवर प्रोड्यूस्ड होते हैं, ठीक है ना, या मेरिट गुड्स अंडर कंज्यूम्ड होते हैं, क्योंकि वो अंडर कंज्यूम्ड इस वजह से भी हो सकता है कि महंगे मिल रहे हो, या अंडर प्रोवाइडेड हो, उसके सप्लायर्स इतने ना हो। कितने होने चाहिए? ला तादाद, सही ना, जितनी आवाम है उनको सबको फ्री मिल जाने चाहिए। मैं तो कहता हूँ मेरिट गुड्स ऐसे कह लो। अब मेरिट गुड्स क्योंकि अंडर प्रोवाइडेड हैं और अंडर कंज्यूम्ड है, तो गवर्नमेंट इंटरवीन करना चाहेगी ना कि लोगों तक उनको पहुंचाए, लोगों को मेरिट गुड्स मिले। तो शुरू के 4 के बाद गवर्नमेंट इंटरवीन करे, लेकिन गवर्नमेंट इंटरवेंशन के बाद भी तो कुछ मार्केट फेलियर बरकरार रह सकता है। वो क्या होगा कि गवर्नमेंट इनेबल हो जाए कि जो पब्लिक गुड्स प्रोवाइड कर रही है, पब्लिक के लिए आमतौर पर जो गुड्स प्रोवाइड कर रही है, जो मेरिट गुड्स हैं, वो पब्लिक तक, जो डिजर्विंग पब्लिक है उन तक राइटली पहुंचे। गवर्नमेंट भी तो फेल कर सकते हैं इस चीज में। हो सकता है उन तक भी पहुंच रहे होंगे गुड्स एंड सर्विसेज जो इस काबिल थे कि वो कॉस्ट बेयर कर लेते इन पब्लिक गुड्स को हासिल करने की, लेकिन वो कॉस्ट बेयर किए बगैर मुफ्त में हासिल कर रहे हैं यही पब्लिक गुड्स, और गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू एक्सक्लूड देम। कैसे एक्सक्लूड करेगी? चुन चुन के। बैकग्राउंड चेक तो रखेगी नहीं, नियत तो देख नहीं सकती गवर्नमेंट कि ये बंदा जो है ना ये तो कर सकता है, ये फिर क्यों कर, ये तो हेल्दी है, फिर भी ये जो है ना वो बुजुर्गों वाली लाइन में लग रहा है, ठीक है ना, ये फजूल के बेनिफिट्स एंजॉय कर रहा है, हालांकि ही शुड पे फॉर इट, सही। तो गवर्नमेंट क्योंकि एक्सक्लूड नहीं कर पाती, तो अगेन उन लोगों तक वो गुड्स एंड सर्विसेज पहुंच रहे हैं जो ऑलरेडी आर इन अ स्ट्रॉन्गर पोजीशन, वो उनको और स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, तो फायदा क्या? क्लियर हुई? मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट ने सोचा कि किसी किस्म का टैक्स एडवांटेज देते हैं ताकि वो जो एक सेक्टर है जो कि लोअर सेक्टर है
और जो इस टैक्स देने के काबिल तो है नहीं, लेकिन गवर्नमेंट चाह रही है आप टैक्स नहीं भी देने का काबिल हो, लेकिन टैक्स रिटर्न्स तो जमा कराओ। आप टैक्स रिटर्न्स जमा कराओगे तो उसके बदले गवर्नमेंट ने एक वो जो है ना एक रिवॉर्ड अनाउंस किया कि अगर जो भी टैक्स रिटर्न्स जमा कराएगा तो हम X% रिवॉर्ड्स उसको कुछ भी या X नंबर ऑफ रेवेन्यू जो है उसको रिवॉर्ड करेंगे ना। तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स भी हो सकता है इसका फायदा उठा ले, नहीं पता ना कौन कब फायदा उठा, समझ लो। सो गवर्नमेंट कैन नॉट एक्सक्लूड दोज हु आर नॉट in need of something या who don't actually want it but are still consuming it। गवर्नमेंट अगर उनको एक्सक्लूड नहीं कर पा रही तो ये भी एक मार्केट फेलियर है कि आपके गुड्स एंड सर्विसेज ऐसी जगह लग रहे हैं जहां रिक्वायरमेंट नहीं थी। क्लियर है? अब्यूज ऑफ मोनोपोली पावर, ये भी एक वजह बनता है मार्केट फेलियर की। मार्केट फेलियर की वजूहात में से एक वजह क्या है कि मोनोपोली कोई बन जाए तो मोनोपोलिस्ट जो है ना अपने हिसाब से प्राइसेस बढ़ाए रखता है, ऑप्टिमम प्राइसेस जिस पे सेल करनी चाहिए थी चीज नहीं सेल करा। एक मोनोपोली एक बंदा भी एक बिजनेस भी हो सकता है या चंद बिजनेसेस का कार्टेल भी हो सकता है। चंद बिजनेसेस मिलके एक ओलिगोपोली की सिचुएशन है, यहाँ पर मिसाल के तौर पे टेलीफोन नेटवर्क से 2 ही सप्लायर अगर मुल्क में, जैज और यूफोन, तो उन्होंने कॉलिंग रेट्स बहुत हाई सेट किए हुए, लेकिन फिर राइवलरी बड़ी, कंपटीशन बड़ा और एंट्रेंट्स मार्केट में आए तो फिर देखा यार अब तो और सस्ता प्रोवाइड करने वाला कोई है अगर टेलीफोन कनेक्शन, तो लोग उस तरफ मूव हो रहे हैं। अब सारे कस्टमर जब मूव होने लग गए तो फिर उन्होंने अपने प्राइसेस, कॉलिंग प्राइसेस गिरा दिए जैज ने, यूफोन ने। क्लियर है? वरना शायद 2 ने मिलकर एक कार्टेल पोजीशन बना ली थी। ठीक है, तो ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, आई एम नॉट, मतलब मैं बिल्कुल फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात नहीं कर रहा, एक मिसाल दे रहा हूँ। तो जितने कम सप्लायर्स होंगे उतना मोनोपोली की तरफ होगा, उतनी आपकी इकोनॉमी मोनोपोली की तरफ होगी। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी की हमारे पास जो फराहमी है वो एक मोनोपोलिस्ट है, कराची में जो फराहम करते हैं के इलेक्ट्रिक, वो एक मोनोपोली है। ठीक है, वो अकेले इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर है, तो उनके सेट रेट्स या उनकी जिस तरह की भी थर्ड ग्रेड सर्विसेज भी प्रोवाइडेड हैं, उनके पोल्स बहुत ही हैजर्डस हैं, उनके वायर्स वीक हैं, गिर जाते हैं, करंट लगता है, बट स्टिल दे आर ऑपरेटिंग। व्हाई? बिकॉज दे आर मोनोपोली। तो एफिशिएंटली नहीं प्रोडक्शन कर रहे वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज की, हायर क्वालिटी गुड्स एट द राइट प्राइस नहीं प्रोवाइड कर रहे, एक सब स्टैंडर्ड क्वालिटी है और प्राइसेस भी शायद ओवर चार्ज है। दिस इज एन इनएफिशिएंट मार्केट। सही में मार्केट फेलियर है। तो मोनोपोली की वजह से मार्केट फेलियर होता है, क्योंकि मोनोपोली को कोई टेंशन नहीं है ना, वो जितना भी बुरा परफॉर्म कर ले वो अपनी पोजीशन में रहेंगे। जब कोई कॉम्पिटिटर आता है तब टेंशन होता है कि अगर हमने बुरी सर्विस दी या बुरे गुड्स फराहम किए तो लोग भाग जाएंगे, तब वो जाके जरा अपनी मिस एलोकेशंस को कंट्रोल में लेके आते हैं। लेकिन जब तक वो अकेले हैं तो वो मिस एलोकेट भी कर रहा होता है, उनको नुकसान नहीं है। फैक्टर इमोबिलिटी, मार्केट फेलियर फैक्टर इमोबिलिटी भी क्रिएट करता है। बहुत सारी वजूहत हो सकती है, चंद एक लिखी हैं ऐसे ही आपके जहन खोलने के लिए। फैक्टर इमोबिलिटी का मतलब ये होता है आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफॉर्म ना हो पा रहे हो कहीं। तो अगर आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑलरेडी इन्वेस्टेड है किसी एक जगह पर एंड दैट इज नॉट द करेक्ट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, उससे बेहतर एलोकेशन कोई और हो सकती थी, लेकिन क्योंकि आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन स्टक अप है वहां पर, तब वो वही प्रोड्यूस करेंगे। सही है? मिसाल के तौर पे एक बहुत काबिल इंसान है जिसके अंदर ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, एक डॉक्टर है जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ऐसा डॉक्टर कल को बन सकता है कि जो एक आपके वहाँ जो अनक्योरेबल डिजीज है उसको भी क्योर तक पहुँचा सकता है, इतने पोटेंशियल वाला इंसान है। लेकिन वो जिस मार्केट में ऑपरेट कर रहा है वो मार्केट वो इकोनॉमी इतनी गरीब है कि वो इक्विपमेंट, वो टेक्नोलॉजी वो इंपोर्ट करने की ताकत ही नहीं रखती कि जिस टेक्नोलॉजी पे वो डॉक्टर प्रैक्टिस करेगा तब जाके एक बड़ा जो है ना ब्रेक थ्रू लेके आएगा। सही है? तो वो क्या करेगा? वो वहीं बैठा रहेगा, वो जो उसको प्रोवाइडेड है बस वही उसी से काम करता रहेगा। समझ आ रही है? इमोबाइल हुआ है बिकॉज ऑफ, एक तो खुद या तो बाहर नहीं जा पा रहा कहीं और ऐसी जगह पर जहां पर डेवलपमेंट उसको मिल जाती, वो यहीं पर स्टकअप है। दूसरी तरफ यहां पर टेक्नोलॉजी भी नहीं आ पा रही, तो आपके अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी चेंज नहीं हो पा रहे, और ये वाला ये खुद एक फैक्टर है, लेबर है, ये खुद कहीं और जाके भी काम नहीं कर रहा। तो ये इमोबिलिटी है, फैक्टर इमोबिलिटी, जिसकी वजह से आपके गुड्स एंड सर्विसेज की जो और बेहतर प्रोडक्शन हो सकती थी वो नहीं हो पा रही।